पाठी स्मृति व्याख्यान माला के तृतीय सोपान पर आप सब जो इस वेब समागम में जुड़े हुए साथी हैं, सभी का मैं स्वागत और सभी का अभिनंदन करता हूं। पंडित कमलापत त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन की ओर से इस वर्ष इस ठहरे हुए जीवन का जो कोविड का काल है, उस काल में एक अभिनंदनीय पहल है। पंडित जी के व्यक्तित्व और उनके बहुआयामी कृतित्व और पर उसके विभिन्न आयामों पर फोकस करने का, प्रकाश डालने का, और बड़ी संख्या में वेब माध्यमों से जुड़ करके लोगों का उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का और एक उनके मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति एक जागरूक जनचेतना का निर्माण करने का। आज जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि तृतीय सोपान है, पहले दिन आपने मुझे सुना था और कल आपने 4 प्रशस्त संस्कृत वाङ्मय से जुड़े हुए विद्वानों को सुना था। संस्कृत और संस्कृति का जो पक्ष पंडित कमलापत त्रिपाठी के व्यक्तित्व का था, संस्कृति और संस्कृति के संरक्षक की जो उनकी भूमिका थी, उस पर प्रकाश 4 विद्वानों ने डाला था। आज हमारे साथ 2 प्रशस्त विभूतियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप क्रमशः सुनेंगे। हमारे साथ आज प्रोफेसर राममोहन पाठक जी हैं और श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी हैं। प्रोफेसर राममोहन पाठक जी से आप काशी के लोग और देश के दूसरे क्षेत्रों में भी पत्रकारिता जगत के लोग भली भांति परिचित हैं। पत्रकारिता की विधा से जुड़ी हुई जितने आयाम होते हैं, उन सब आयामों में शीर्ष सोपान तक राममोहन पाठक जी की स्थापित प्रतिष्ठा रही है। वो संपादक रहे हैं। आज अखबार में जहां वो समाचार संपादक थे, वहीं उसके संस्थान ज्ञान मंडल से प्रकाशित होने वाले अवकाश पत्रिका के, जो एक प्रशस्त पत्रिका अपने समय की थी, उसके संपादक थे। फिर पत्रकारिता के शिक्षण के क्षेत्र में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो मातृ संस्था थी पंडित कमलापत त्रिपाठी की, और जहां पंडित कमलापत त्रिपाठी ने ही 47 में सबसे पहले पत्रकारिता का शिक्षण शुरू कराया था, वहां से आप जुड़े। लेकिन उसी बीच जो पत्रकारिता का एक तीसरा, थर्ड डायमेंशन है, तृतीय आयाम जनसंपर्क का, तो देश और दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आपने काम किया। और फिर वहां से वापस आकर के जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हिंदी पत्रकारिता का एक राष्ट्रीय संस्थान खुला, तो उसके निदेशक के रूप में आपने कार्यभार ग्रहण किया और वहां से सेवानिवृत्त हुए। और अभी कुछ दिनों पूर्व तक आप महात्मा गांधी की द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं थी, उनके विद्यापीठ थे, उन सब में सबसे अग्रणी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुलपतित्व से आप मुक्त हुए हैं, उसके निवर्तमान कुलपति हैं। और संप्रति नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज जनपद में जो है, जिसके चांसलर श्री JN मिश्र जी हैं, जो पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में कभी विशेष कार्याधिकारी हुआ करते थे रेल मंत्रालय में। उस विश्वविद्यालय का कुलपतित्व आप संप्रति निर्वाह कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर राममोहन पाठक जी से निवेदन करता हूं कि वो पंडित कमलापत त्रिपाठी के पत्रकारीय व्यक्तित्व पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का कष्ट करें। प्रोफेसर राममोहन पाठक जी। धन्यवाद सतीश जी। पंडित जी के यश से, पंडित जी के व्यक्तित्व से और पंडित जी की कार्यप्रणाली, कार्य और उनके
अवदान से, राष्ट्रीय अवदान से जुड़े सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अनेक बार ऐसा होता है जब आप किसी बड़े प्रयोजन से, किसी बड़े व्यक्तित्व से, बड़े व्यक्तित्व जिसका व्यक्तित्व बरगद जैसा हो, छाया प्रदान करता हो, बहुआयामी हो, और जो हमारे यहाँ संकल्पना है पंचवकार की, भव्य वपु, भव्य वाचा, भव्य वाणी, भव्य वस्त्र इत्यादि, जो भव्यता के मूर्त रूप, भव्यता के प्रतिरूप हैं, ऐसे पंडित जी को प्रणाम करने के लिए एक अवसर प्रदान किया आपने। इसके लिए मैं पंडित राजेश पति त्रिपाठी जी और उनके पुत्रगण और औरंगाबाद परिवार, जिसका मैं कभी दुलरुआ हुआ करता था, अब दुलरुआ हूं कि नहीं ये तो राजेश पति जी बताएंगे, लेकिन एक गौरव की अनुभूति होती है जब पंडित जी को हम स्मरण करते हैं। नास्ति तेषाम यशः काये जरा मरणजम भयम, ये कहा गया है कि ऐसे बड़े लोगों के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और वो हमेशा प्रेरणादायी होता है। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्मरण का यह अवसर मेरे लिए, आप सभी के लिए एक ऐसा अनूठा अवसर है जिसमें हम उनके कृतित्व को स्मरण करके एक, जिसे अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, चार्ज होते हैं, उससे आप्यायित होते हैं और उससे शक्तिपात होता है हम सब में, कि जब ऊपर देखते हैं कि हमारे पुरोधा कौन थे, बड़े कौन थे, भारतीय पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष। और पंडित जी का व्यक्तित्व एक संवादी व्यक्तित्व था। जहां तक मैंने देखा, करीब 15 साल तक आज में रहने के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान, शांत सौम्य भाव से, लेकिन तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना वाला भाव था। बड़ी बड़ी चीजें आती थी जो हम लोगों को भी लगता था कि पंडित जी इरिटेट हो जाएंगे, वे कभी इरिटेट नहीं हुआ करते थे। और जैसे वृक्ष सहिष्णु भाव से रहता है, पत्थर मारो तो फल देता है, उस तरह का उनका व्यक्तित्व था। और यह संवादी व्यक्तित्व, बहुत सारी बातें आंखों से कह दिया करते थे, अद्भुत संचार करता व्यक्ति थे। उनका पूरा व्यक्तित्व संचार का एक पुंज था, संचार का समुच्चय था, और उसमें पत्रकारिता तो एक जीवन यात्रा का एक क्रम बना। जैसे बहुत सारी नदियां मिलती हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, जिस तरह से किसी भी देवता को किया गया नमस्कार भगवान के पास तक, ईश्वर के पास तक पहुंचता है, सभी नदियां जब मिलती हैं तो वो समुद्र में जाती हैं, उसी तरह के अनेक गुणों से परिपूरित पंडित जी का व्यक्तित्व एक संवादी व्यक्तित्व था। वे केवल पत्रकार नहीं थे, वे अद्भुत संचार करता थे। एक एक शब्द का चयन, एक एक शब्द से उनका लगाव और उससे सरोकार उनकी बातों से झलका करता था। और यही गुण उनमें पत्रकारीय लेखन में था। उस समय संचार के और माध्यम नहीं थे। पंडित जी जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, ये संचार की प्रक्रिया होती थी। और इसी तरह जैसे आज अखबार की एक धारणा थी किसी समय में कि कांजीलाल जी जैसे कार्टूनिस्ट, उसी समाचार पत्र में जहां बाबू पंडित कमलापति जी काम किया करते थे, उसमें करीब 15 साल काम करने का जो अवसर मिला, वह एक अनूठा अवसर था। और वह अनुप्राणित था पराड़कर जी से, बाबू श्री प्रकाश जी से, और पंडित कमलापति जी त्रिपाठी, अशोक जी, उग्र जी ने तो लिख ही दिया, जो बाबू के अनन्य सहयोगी थे, अनन्य शुभेच्छु थे। दोनों की अनन्यता पत्रकारिता क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर गई। तो उग्र जी ने तो लिख ही दिया कि आज न होता तो उग्र न होता। पंडित जी का यह योगदान उग्र जी के शब्दों में प्रच्छन्न रूप से आज का है, लेकिन प्रकट रूप से पंडित जी का है। पंडित जी जब उग्र जी के संपर्क में आए तो उन्होंने पत्रकारिता का वर्ण किया। पराड़कर जी जैसे शब्द शिल्पी, पराड़कर जी जैसे पत्रकारिता शिल्पी के चरणों में बैठकर पंडित कमलापति जी ने जो कुछ गुणग्राहिता अर्जित की, जो गुण अर्जित किए, उन गुणों का एक समुच्चय उनके लेखन में दिखाई पड़ा। पंडित जी
का अवदान राजनेता के रूप में बहुत ज्यादा चर्चित प्रसारित होता है, लेकिन प्रायः राजनेताओं के अकादमिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवदान को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन पंडित जी का एक जो मौन मुखर व्यक्तित्व था, उनकी लेखनी मुखर थी, व्यक्तित्व मौन होता था, मस्तिष्क करोड़ों पे सहिष्णुता वाला शांत प्रकृति का व्यक्तित्व, उसकी लेखनी में कितनी आग थी, कितनी ज्वाला थी, जिसमें अंग्रेजों का जो पूरा साम्राज्य था वह प्रज्वलित हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे कुछ ही लोग विरले थे जिन्होंने अपने सर्वस्व को समर्पित कर दिया था पत्रकारिता को। बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पराड़कर जी, गर्दे जी, खाडिलकर जी, ये एक लंबी परंपरा थी और ये सब संयोग संभव हुआ बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त के कारण। कहते हैं कि ये संपादकों का जो समूह था वह और बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, इनका योगायोग जो था, इनका मिलना जो था, इनका साथ चलना जो था, क्रांति की यात्रा पर, आजादी की यात्रा पर जो उन्होंने बलिदान किया, वह एक स्वर्णिम संयोग था। मणिकांचन योग इसे कहा गया कि बाबू पराड़कर जी और ये न होते तो बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त का वह संकल्प उस रूप में पूरित नहीं हो पाता जो उनकी संकल्पना थी। और उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, उस संकल्पना के गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपनी कानी उंगली या अपनी उंगली या अपनी लकुटिया लगाने वाले इन संपादकों का व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी प्रेरणादायी है। अद्भुत संगठनकर्ता भी थे। 1920 में जब काशी पत्रकार संघ की स्थापना हुई तो वे प्रथम अध्यक्ष बने और उसके प्रेरक अध्यक्ष भी थे, प्रेरक व्यक्तित्व थे। और उन्होंने पत्रकारों का एक संगठन खड़ा किया जो देश का सर्वाधिक सक्रिय प्रथम संगठन था। पंडित जी ने पत्रकारिता का वर्ण किया, यह उनके लिए मजबूरी नहीं थी। 1926 में सेठ गोविंदास जी, पत्रकारिता के अध्येता, हमारे साथी जो इस कार्यक्रम के प्रस्तोता हैं, विद्वान प्रोफेसर सतीश कुमार जी, उनके पास बहुत संग्रह है उन तथ्यों का, उन बातों का, उन बिंदुओं का जिनके आधार पर पंडित कमलापति जी त्रिपाठी का हम आज स्मरण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। 1926 में सेठ गोविंदास जी, मध्य प्रदेश के अग्रणी नेता, और सेठ गोविंदास जी जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए अपना प्राणपण प्रकट किया था संसद में और संसद के बाहर। पंडित रविशंकर शुक्ल जो प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके नेतृत्व में यह अखबार निकला। बड़े बड़े संपादक जो हुए उनमें अधिकांश राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, गांधी जी से लेकर के, और साहित्यकार जो थे वो सभी छायावाद कालीन, अभी मैं अध्ययन कर रहा था, छायावाद कालीन पत्रकार थे, निराला जी, इन सब ने, महादेवी वर्मा और बहुत सारे जो लोग थे, सुंदरलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, उनकी पत्रिका प्रभा का यह सूत्र संकल्प था जो प्रथम पृष्ठ पर छपा करता था। गर्दे जी, लक्ष्मण नारायण गर्दे जी, कृष्णदत्त पालीवाल और प्रताप के शहीद संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनका जो साहचर्य था, यह वही युग था जिसमें पत्रकारिता की मूल प्रेरणा थी मिशन। मिशन यानी बिना किसी लाभ लोभ के किसी काम को करना। पत्रकारिता का जो मिशनरी स्वरूप था, उसके शीर्ष स्तंभों में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की गणना आज भी की जाती है और की जानी चाहिए। यद्यपि कि अभी उनके पत्रकारी अवदान का सतीश जी का भी यह दायित्व बनता है कि इसको और भी थोड़ा गहराई तक खोज करके उसको समन्वित और समाहित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके। उनकी जो पत्रकारिता की पुस्तक है, जो मूलभूत पुस्तकें हैं, उनमें है कृष्ण बिहारी मिश्र जी की पुस्तक, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की पुस्तक पत्र और पत्रकार, ये सभी गीता ग्रंथ की तरह है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऐसे गीता ग्रंथ के प्रणेता पंडित जी रविशंकर शुक्ल जी के बुलावे पर जबलपुर गए, वहां लोकमत समाचार का प्रकाशन होना था। लोकमत आज
वर्तमान में बहुत बड़ा पत्र समूह है जो अब नागपुर से प्रकाशित होता है, उस लोकमत के लिए गए। उनके जाने के समय ही प्लेग जैसी परिस्थिति इस समय है, उसी तरह प्लेग की महामारी का प्रसार हुआ था और प्लेग की महामारी के कारण पंडित जी को वहां से लौटना पड़ा और वे आ करके दोबारा 1934 में फिर उन्हें बुलाया गया, लेकिन वे नहीं गए और उन्होंने काशी में ही सेवा करनी शुरू की। जैसा मैंने कहा, मणिकांचन संयोग था बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, गर्दे जी, पराड़कर जी का। तो इस मणिकांचन संयोग के सूत्रधार प्रसार राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके पुरस्चरण के लिए 3 संकल्प किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार और उसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए भारत माता मंदिर, और तीसरा था राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में आज का प्रकाशन। और आज के प्रकाशन ने उस समय, आज यानी बहुत सारे क्षेत्रों में आज पत्रकारिता का प्रतीक हुआ करता था, पत्रकारिता का दूसरा नाम हुआ करता था। 1932 में आज में सहायक संपादक के रूप में पंडित जी की नियुक्ति के पीछे घटनाएं थी, कारण थे। जेल में पंडित जी और बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त असहयोग आंदोलन के कारण सजा पाकर बंद हुए थे और पांडे बेचन शर्मा उग्र भी थे। तो उन लोगों का जो आपसी सहयोग बना, उस समय हस्तलिखित पत्रिकाओं का दौर था। रणचंडी, रणभेरी, रणडंका, इस तरह की पत्रिकाएं निकला करती थी। पराड़कर जी तो रणभेरी को टिफिन में रख करके, हाँ, एक हाथ में पिस्तौल लेकर के, एक जेब में, दूसरी जेब में रणभेरी लेकर के जाया करते थे। इन सब के पीछे इस पूरे समूह का, जिसमें पंडित जी सम्मिलित हुआ करते थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। हस्तलिखित पत्रिका रणभेरी थी। इसी तरह की पत्रिका कारागार का प्रकाशन जेल से प्रारंभ हुआ और उसमें सहयोग करते हुए पंडित जी में पत्रकारिता के बीज का वपन हुआ। उनमें पत्रकारिता ने अंकुरित होकर के जन्म लिया। यहीं से उग्र नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन बाद में हुआ और जेल से, सजा से लौटने के बाद औरंगाबाद में, जहां पंडित जी का स्थायी निवास आज भी है, उस समय भी था, वहां लक्ष्मी गोपाल पुस्तकालय की स्थापना की गई, इस तरह के साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से। और फिर शिव प्रसाद जी गुप्त के अनुरोध पर पंडित जी ने स्वतंत्र लेखन आज में प्रारंभ किया। ये एक ऐसा अवसर था जब पंडित जी की लेखनी, किसी ने लिखा है आज का जो 1975 में अंक निकला 50 साल के बाद का, तो वो उसमें लिखा हुआ 75 साल होने पर जो अंक निकला आज 1975, उसमें लिखा कि पंडित जी की लेखनी जो आती थी वह प्रायः जो कॉपी हुआ करती थी उसका संपादन होता था, लेकिन यह माना जाता था कि पंडित जी की कॉपी विचार और भाषा, व्याकरण, इन सभी दृष्टियों से शुद्ध और परिष्कृत होगी और उसमें कहीं कोई शक, संदेह और संपादन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रतियां, उनकी जो कॉपियां हुआ करती थी, वो सीधे प्रेस में छपने के लिए भेज दिया जाया करती थी और वो प्रेरक हुआ करती थी लोगों में। 1930 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद कई जेलों में पंडित जी रहे। लखनऊ में जो बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त से उनका संपर्क हुआ जेल में, वही उनके पत्रकारिता जीवन के प्रारंभ के बीजारोपण का अवसर बना। बाहर आकर 1932 में आज के प्रथम संपादक पराड़कर जी नहीं थे, कई बार भ्रांतियां होती हैं। बाबू श्री प्रकाश जी थे जो बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर भी हुए थे। तो बाबू श्री प्रकाश जी प्रधान संपादक थे। उनके साथ पंडित कमलापति जी और पराड़कर जी दोनों ने काम प्रारंभ किया। पराड़कर जी के पास पंडित कमलापति जी पहुंचे और उन्हें काम दिया गया। आज पत्रकारिता में हमारे एक सहयोगी हैं, कभी सहयोगी इसी आज अखबार में हुआ करते थे, वे कहते हैं कि आज मैं सबसे महंगा हिंदी संपादक हूं। और उस समय क्या हुआ करता था, उस समय विज्ञापन छपता था
कि 2 जून की रोटी और सजा इसके लिए जो तैयार हो वे संपादक और पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। ऐसे में पंडित जी गए और उनका वेतन 50 रुपए प्रतिमास निर्धारित किया गया। बाद में जब पंडित जी स्वयं जेल चले गए तो उनके पुत्र बीमार थे, उनके लिए यह 50 रुपया प्रतिमास बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त उनके घर पर भेज दिया करते थे। उनका प्रथम अग्रलेख आयरलैंड की स्वतंत्रता पर हुआ करता था। वहाँ के संघर्ष के निरूपण के रूप में, वहाँ के संघर्ष को बताने के लिए और ऐसा बताने के लिए कि वह संघर्ष आज में प्रकाशित यह अग्रलेख बहुत प्रेरक बना और इसकी प्रतियां लोगों ने हाथ से छाप छाप करके, उस समय फोटोकॉपी हुआ नहीं हुआ करती थी, साइक्लोस्टाइल मशीन आई थी नई नई, तो साइक्लोस्टाइल से निकाल करके किसी तरह से लोग वितरित किया करते थे। और फिर पंडित जी आज में संपादक मुद्रक प्रकाशक नियुक्त हुए, क्योंकि प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी थे और उनके प्रेरक अग्रलेख बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संग्रहणीय रूप में बने, यद्यपि उनका संग्रह अभी प्रकाशित होना शेष है। पंडित जी 1942 में बंबई अधिवेशन के बाद लौटते समय इलाहाबाद में गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तारी के बाद भी आज के मालिकों की उदारता थी, बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त की उदारता थी कि उनके लिए लिखा जाता था प्रधान संपादक श्री कमलापति तिवारी शास्त्री जेल में, ये जेल में लिख करके जेल से संपादन का दायित्व। और उसके संपादक मुद्रक प्रकाशक श्री विद्या भास्कर जी थे, जिनके साथ काम करने का, मैं मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में था, धर्मयुग में था, वहां से मुझे बुलाने और आज से जोड़ने का काम विद्या भास्कर जी ने किया। उनकी स्मृति को मैं इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ। गुरु पराड़कर जी बीच में मतभेद होने के कारण, मालिकों से मतभेद होने के कारण संसार में चले गए और पराड़कर जी के साथ फिर वापस कमलापति जी नहीं गए और 1952 में संसार में रहते हुए 1952 में जब मंत्री बने तब तक संसार के प्रधान संपादक रहे। प्रश्न है, आज पत्रकारिता में पंडित जी की स्वीकार्यता, पंडित जी की प्रासंगिकता क्या है? एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता को समाज सेवा, स्वतंत्रता आंदोलन का माध्यम बनाने वाले पंडित जी, जो मुखर रूप से जनपक्षधर पत्रकारिता के समर्थक थे, जनपक्षधर पत्रकारिता के एक कर्मठ स्तंभ थे। कई बार संपादकीय विभाग में उनके कई बार मतभेद भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी जनपक्षधरता के उदाहरण आज भी पत्रकारिता के इतिहास में संरक्षित और सुरक्षित हैं। एक बार आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सतीश कुमार जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वो सम्मेलन हुआ तो उसमें पंडित जी सम्मेलन में चले गए। अशोक जी बड़े सुनामधन्य पत्रकार थे, बाद में स्वतंत्र भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधान संपादक हुए लखनऊ में। अशोक जी ने ऐसा संपादकीय लिखा जो कांग्रेस के लिए माकूल नहीं था, कांग्रेस के मनोनुकूल नहीं था, तो उस पर पंडित जी की आलोचना सम्मेलन में शुरू हुई। इस पर पंडित जी ने जो उत्तर दिया था वह आज भी पत्रकारिता की निष्पक्षता, पत्रकारिता की ऑब्जेक्टिविटी, वैषयिकता के लिए एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ा मानदंड स्थापित हो सकता है। पंडित जी ने कहा था कि उनसे कहा गया कि आपके अखबार में संपादकीय तो आप लिखते होंगे या कौन लिखता है, आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। तो उन्होंने कहा था, पंडित जी का यह कथन कि हमारा पत्र कांग्रेस का पत्र नहीं है, यह जनता का पत्र है, जनपत्र है, और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के साथ स्वस्थ समालोचना ही पत्रकारिता का आधार है। तो स्वस्थ समालोचना के पक्षधर पंडित जी ने कभी भी अपने द्वारा संपादित पत्रों को किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, किसी पूंजी वाले का, किसी पूंजीपति का हथियार नहीं बनने दिया, जो विकृति इस समय की पत्रकारिता में दिखाई पड़ रही है। इसलिए पंडित जी की पत्रकारिता आज भी आदर्श है। पूंजी के सामने
बाजार के सामने झुकी हुई आज की पत्रकारिता, राजनीतिक दबावों के आगे झुकी हुई आज की पत्रकारिता के लिए पंडित जी की पत्रकारिता एक मानदंड है, उनका एक जो आदर्श है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने अशोक जी से, जो द्वितीय सेकंड मैन थे, जो सब कुछ काम देखा करते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि एक मिल में यहाँ श्रमिकों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन क्या बात है अशोक जी, हमारे पत्र में उसकी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ, ये तो क्यों हो रहा है, इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा तहकीकात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक जी ने कहा कि नगर की मिल के श्रमिकों के हड़ताल के समाचार हम इसलिए अपने पत्र में नहीं छाप सकते क्योंकि पत्र में तो आज और संसार की जो परंपरा थी वो उसकी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत मिल मालिक का बहुत सारा पैसा और पूंजी इस अखबार में लगी हुई है। इसके प्रतिकार के रूप में उन्होंने मालिकों से बात की और 4 दिनों तक जो समाचार अखबार में नहीं छपा था, 5वें दिन वह समाचार प्रमुखता के साथ अखबार में छापा गया और उसे एक जन पक्षधर पत्रकारिता की जो बात कही जाती है वह उन्होंने उसे बनाने की कोशिश की। पंडित जी काशी पत्रकार संघ के प्रथम अध्यक्ष थे और जब उसके 60 वर्ष पूरे हुए तो उस समय पत्रकार संघ थोड़ा कम सक्रिय था। उसके बाद 1982 में, 83 में, 84 में 3 बार 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था। मुझे पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। हम लोग उनका सम्मान करने के लिए उस समय रमानाथ पाल चौधरी जी एनआईपी के बड़े ही विख्यात पत्रकार, अंग्रेजी का बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र था उस समय, टाइम्स ऑफ इंडिया वाराणसी में दिल्ली से आता था, बहुत कम संख्या थी। एनआईपी ही एक प्रखर मानदंड पत्रकारिता का था, अंग्रेजी पत्रकारिता का। मनोहर खाडिलकर जी, नंदलाल सिंह, दीनानाथ गुप्त की जो पत्रकारों की एक परंपरा थी, पत्रकार संघ के अध्यक्षों की परंपरा, हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि पत्रकार का सम्मान आप करने आए हैं, पूर्व संपादक का सम्मान करने आए हैं, लेकिन आज की पत्रकारिता की जो गति है उसमें नए लोगों को सामने लाना चाहिए, नए लोगों का उत्साहवर्धन कैसे होगा यह देखना चाहिए। भाषा के प्रति, तथ्य के प्रति उनकी चिंता बड़ी स्वाभाविक थी। करीब 15-20 मिनट का उन्होंने, एक छोटे समूह का संबोधन था। उस दिन माननीय श्री चंद्रा त्रिपाठी जी ने और लोकपति त्रिपाठी जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जो जलपान हम पत्रकारों को कराया था वह आज भी अविस्मरणीय है। वो तो एक औरंगाबाद की परंपरा रही है। तो पंडित जी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उस सम्मान को जब लिया तो सम्मान का जो प्रतीक चिन्ह था, कलम बनी हुई, वो उसको अपने माथे पर लगाए हुए मैं समझता हूँ 2-3 मिनट तक वो बिल्कुल माने चिंतन में, शून्य में चले गए थे, उनकी आंखें बंद। और वह चित्र आज भी हमारे पास सुरक्षित है। उस समय कैमरे के चित्र हुआ करते थे, मोबाइल का चित्र नहीं था। तो पंडित जी की पत्रकारिता के प्रति, पत्रकारिता की शक्ति के प्रति जो आस्था थी उसका एक बहुत बड़ा स्वरूप उस दिन सामने आया था। और उन्होंने उसी पत्रकारिता विभाग में मुझे भी काम करने का अवसर मिला, काशी विद्यापीठ में, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष थे। उनके हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र, भारत में पत्रकारिता शिक्षा का प्रारंभ 1936 में चंडीगढ़ से हुआ था, पृथ्वीपाल सिंह जी ने किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पत्रकारिता की शिक्षा का केंद्र काशी विद्यापीठ था 1940 से। ऐसे पुण्य पुरुष को, पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष को, शलाका पुरुष को नमन करते हुए सभी का भाव विह्वल होना, हम सब जो उनकी बनाई हुई पूंजी पर जीवित हैं, उन पत्रकारों ने जो परंपराएं स्थापित की, भाषा की, साहित्य की, विषय वस्तु की प्रस्तुति की, वह हमारे लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आज भी हमारी पूंजी है। पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता पंडित जी के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकती। पंडित जी की स्मृति को मेरा हार्दिक प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रोफेसर राममोहन पाठक जी, आपने पंडित जी के पत्रकारी व्यक्तित्व के
सभी आयामों को स्पर्श करने की और उनकी पत्रकार यात्रा को प्रस्तुत करने की कोशिश अपने व्याख्यान में की। और किस तरह से एक समर्पण था पत्रकारिता के प्रति उनका, क्या तादात्म्य भाव था उनका, इसे रेखांकित किया, क्योंकि वो अपना पेशा पत्रकारिता ही बताते थे जीवन के अंत तक। कहीं फॉर्म कहीं कोई भरना कई बार होता कहा है जी। तो पेशा अपना पत्रकारिता ही लिखते थे। और जब 80 के ही दशक में राजीव जी की सरकार थी और मानहानि विरोधी बिल आया था, तो उसके खिलाफ एक पत्रकारिता जगत से आंदोलन खड़ा हुआ था और वो बिल लोकसभा में पारित हो गया था। राज्यसभा में फिर पारित होने से पहले खुद राजीव गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था और पंडित कमलापत त्रिपाठी जी ने उसे वापस लेने के लिए एक पत्र लिखा था उनको। और उस पत्र का पहला वाक्य मुझे याद आता है, उसका पहला वाक्य ही था, मैं मूलतः पत्रकार हूँ, इसलिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। तो ऐसे मूर्धन्य पत्रकार संपादकाचार्य पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व का जो राजनेता का जो पक्ष था, उसमें दब जाने वाला जो एक साहित्यकार और पत्रकार का पक्ष है, वो पाठक जी ने उद्घाटित किया अपने व्याख्यान के माध्यम से। और अब उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी को। श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व से भी आप सब पाठक जी की तरह ही भली भांति परिचित हैं। काशी में, पूर्वांचल में भी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राम मोहन पाठक जी, मैं या चंद्रकांत जी, सब लोगों के बीच एक जो साझी जड़ है, वो जड़ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां उस समय सन 70 के दशक में चंद्रकांत जी एक स्थापित छात्र नेता के रूप में अपनी व्यापक पहचान रखते थे। और फिर जो 77 से 80 के बीच का जो संक्रमण काल था, तो उस बीच उनकी गतिविधियां यहाँ नहीं दिखाई देती थी, तो हमें लगता था कि चंद्रकांत जी आजकल कहाँ हैं। और फिर अचानक सन 80 में महाराष्ट्र से, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति से एक राष्ट्रीय क्षितिज पर उनका नाम उभरा और 1980 का चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा का लड़ा। और शायद वो पूर्वांचल के पहले व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य ही नहीं निर्वाचित हुए, महाराष्ट्र की सरकार में जिन्होंने सबसे पहले वहां मंत्री बनने का गौरव हासिल किया, वो पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र शासन के। और उस समय भी उन सब उनके व्यक्तित्व का जो उत्कर्ष था, तो उसके पीछे कहीं न कहीं पंडित कमलापत त्रिपाठी के साथ उनका जो सानिध्य था, उस सानिध्य का जो उनके आशीर्वाद की जो छतरी थी, उसका जो आभा मंडल था, उसका भी अवदान था। मैं श्री चंद्रकांत त्रिपाठी और आप लोगों के बीच समय और नहीं लेते हुए बड़े सम्मान के साथ श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पंडित कमलापत त्रिपाठी के वट वृक्ष जैसे, जैसा पाठक जी ने कहा, वट वृक्ष जैसे विराट व्यक्तित्व, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर अपने संस्मरणों के माध्यम से प्रकाश डालने का कष्ट करें। श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी। आदरणीय सतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं राजेश पति जी को, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ संवाद साधने का मौका दिया मुझे। स्वर्गीय पंडित कमलापति जी के जीवन पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो कार्य आपने किया है वो बहुत बिरला है। कई बार पढ़ा हूं उसको, और आपके साथ आज के संवाद से इसलिए और आनंद है कि जिनकी दीक्षा से मैं दीक्षित हुआ राजनीति में, परम आदरणीय प्रोफेसर हरियानाथ जी त्रिपाठी, उनके आप काफी नजदीकी रहे। और आज के समय में स्वर्गीय पूज्य पंडित जी की बाबू की प्रासंगिकता कितनी है, कैसे है,
ये बहुत विचार का विषय है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, बड़ा गर्व है कि स्वर्गीय पंडित कमलापति जी के चरणों में ही बैठ के आज मैं जो कुछ भी कहूंगा सब उनकी कही हुई बातें और उनकी दी हुई शिक्षा का परिणाम है। इससे पहले आदरणीय प्रोफेसर राम मोहन जी बोल रहे थे। अपनी बात शुरू करने से पहले एक संस्मरण बताता हूं आपको। कमलापति जी ने यह कहा था कि हम लोग आजादी के बाद आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण, इन सब चीजों की तरफ इतनी तेजी से बढ़े कि समाज की तरफ से हमारा ध्यान हट गया। बापू रहे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे नहीं, और मानवतावादी विकास और समाज की जो माला थी उसकी आखिरी कड़ी के रूप में स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जी थे। प्रोफेसर साहब, आप ही की, सतीश जी आप ही की पुस्तक का उदाहरण देके बताता हूं। बड़ा आनंद आता है जब ये पढ़ता हूं कि एक तरफ फांसीवाद है, एक तरफ पूंजीवाद है या लोकतांत्रिक पूंजीवाद है, एक तरफ नाजीवाद है, एक तरफ साम्यवाद है। इसके बीच में एक परिकल्पना जो हिंदुस्तानी समाज के लिए महात्मा गांधी ने दिया, जिसके आखिरी कड़ी के रूप में, पूरक के रूप में पंडित कमलापति जी थे, अहिंसक क्रांति। कभी कल्पना की जा सकती है? शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के परम प्रिय मित्र होने के बावजूद पंडित जी की अडिगता, सैद्धांतिक अडिगता को देखिए, आपके पुस्तक के ही माध्यम से पढ़ा हूं। मैं जिक्र कर रहा था, ये घटना है 1981 या 82 के आसपास की। हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे। बाबू के पास शाम को हम लोग होते थे तो इकट्ठा हो जाते थे। आदरणीय पंडित जी निकलते थे और घंटा डेढ़ घंटा लोगों का ज्ञान वर्धन करते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे, लोगों को दिशा निर्देश करते थे। लोगों का दिशा निर्देश करते थे। एक महिला पत्रकार, मुझे अच्छी तरीके से याद है, युवा पत्रकार थी, आई और कुछ नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया उन्होंने, जनरल, कि आज के नेता ऐसे हैं, आज के नेता वैसे हैं। एक वाक्य बाबू ने बोला था, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने, कि आज की जनता इस देश की कितनी चरित्रवान है, कितनी ईमानदार है, और उम्मीद करती है कि उसका प्रतिनिधि अधिक चरित्रवान और अधिक ईमानदार हो। ये कैसे संभव है? आंदोलन के बिना अगर किसी समाज की संरचना होती है तो बलिदान लोगों को समझ में नहीं आता, और जब तक बलिदान समझ में नहीं आता तब तक समाज की, अच्छे समाज की मजबूत संरचना होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसके बाद पंडित जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि तुम ही देख लो, आजादी के वक्त तक, आजादी के बहुत दिनों बाद तक पत्रकारिता का एक आदर्श होता था, लेकिन आजादी के कुछ वर्षों के बाद पत्रकारिता पे पूंजीवादियों का शिकंजा कसना शुरू हुआ, और कोई लोकतंत्र मजबूत हो ही नहीं सकता अगर पत्रकारिता निर्भीक और निष्पक्ष नहीं हो। तो अखबार किस तरीके से ज्यादा बिकेगा, जिसका आज के समाज में ज्यादा प्रासंगिकता जिस बात की है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से हावी हो गई है समाचार के लिए, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्णतः व्यक्ति विशेष, दल विशेष के लिए काम कर रही है, बड़े गिने चुने पत्रकारों को छोड़ दीजिए प्रोफेसर साहब, तो आज कोई अच्छा पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सुनने को नहीं मिलता है। एक दो अच्छे पत्रकार थे, मैं नाम नहीं लूंगा,
लेकिन आज वो भी जिस कदर भटक गए चीजों को लेकर के, तो ये समाज जाएगा कहाँ? आज प्रासंगिकता पंडित जी की सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज समाज एक ऐसे मुहाने पे खड़ा हो गया है जहां जनता से लेके नेता तक सब अपने क्षुद्र स्वार्थ में, छोटे स्वार्थ में इस कदर घिरे हुए हैं, इस कदर एक परत उनके ऊपर चढ़ गई है कि उनको सही, सत्य और आदर्श ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रासंगिकता बढ़ी है पंडित जी की। और आज मैं आदरणीय राजेश पति जी को इसलिए बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने ये जो अभियान चलाया है पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के माध्यम से। राजेश पति जी, आप को कल्पना नहीं होगी कि आज के इस समाज में अभी भी एक पूरी की पूरी पीढ़ी गांधी और नेहरू का सही अक्स कहीं देखती थी तो वो पंडित जी में देखती थी। पंडित जी एकमेव ऐसे व्यक्तित्व हमने देखे हैं जो अपने धर्म पर अडिग रहते हुए सही मायने में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। सही मायने में समाज को उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ, मजबूती की तरफ ले जाने की आकांक्षा रखते थे। एक घटना बताता हूं प्रोफेसर साहब। दिल्ली में इंदिरा जी का स्वर्गवास हो चुका था, कांग्रेस की कमान राजीव जी के हाथ में थी। मैं बैठा हुआ था, एक दो लोग और बैठे हुए थे पूज्य बाबू के साथ में। राजीव जी के सबसे नजदीकी हुआ करते थे अरुण नेहरू। अरुण नेहरू आए मिलने के लिए, तो ये मानी हुई बात है कि राजीव जी का ही संदेश लेके आए होंगे या कुछ बात करने के लिए आए होंगे कांग्रेस आला कमान की तरफ से। तमाम लोग उठ गए, हम भी उठने लगे कि भाई आए हैं बाबू से बात करने के लिए। बाबू ने कहा बैठो, तुम भी कांग्रेस के सिपाही हो और कांग्रेस अध्यक्ष का ही कोई संदेश लेके आए होंगे। मैंने बाबू का चरण स्पर्श किया और हम बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद अरुण नेहरू बाहर निकले और निकलने के पहले बड़ी तेज आवाज में पंडित कमलापति जी त्रिपाठी को हम लोगों ने सुना, गेट आउट, गेट आउट। ये अरुण नेहरू को, कांग्रेस के सबसे ताकतवर समझे जाने वाले व्यक्ति को ये बात कहना मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा इस कांग्रेस के इतिहास में। ये वही बोल सकता है जो मानव की श्रेणी में अति अग्रणी होगा, उच्चतम स्थान पर होगा, सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध, पार्टी के लिए कटिबद्ध और किसी स्वार्थ की आकांक्षा से रहित होगा, वही होगा। इसलिए आज अगर पंडित जी की प्रासंगिकता, उनके संदर्भ को लेकर के एक बार समाज में फिर से उज्ज्वलन करने की बात नहीं सोची गई तो समाज एकदम पतन के कगार पे आ गया है। आज राजनेताओं को देख लीजिए क्या कर रहे हैं। सामाजिक समता के नाम पे जातिवाद कूट कूट के भर दिया गया। इस बड़े भव्य राम मंदिर के बनने के बाद मैं उन राम भक्तों से एक सवाल करना चाहूंगा जो कभी श्रद्धेय पंडित जी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद पे चलने से पहले फावड़े को मेरे गर्दन पे चलना होगा। राम का उनसे बड़ा भक्त कौन था? पंडित जी से बड़ा भक्त, उनसे बड़ा हिंदू कौन था या कौन है? मैं पूछता हूं, क्या हिंदू संस्कृति ये कहती है जो आज हुआ है? बीभत्स नाच हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ट्रस्ट के लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया गया भूमि पूजन के लिए? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? अगर राष्ट्र के मुखिया की बात आप करते हैं
तो निर्विवाद मुखिया होता है राष्ट्रपति। ये चीजें हमने परम पूज्य पंडित कमलापति जी के चरणों में बैठ के सीखी है और उसको आत्मसात किया है मेरे जैसे लाखों लाखों लोगों ने। और हम लोग तो अपने आप को सबसे भाग्यशाली मानते हैं कि एक ऐसे महापुरुष का स्नेह, आशीर्वाद हृदय से हम लोगों को मिला हुआ है। काश 5% भी पंडित जी के आचरण को अपने जीवन में लोग उतार पाते तो शायद ये समाज कहां से कहां पहुंच जाता। अच्छा लगा उस महापुरुष के जीवन पर आप जैसे विद्वान का, जिन्होंने इतना अध्ययन किया है, जो समर्पित रहे हैं, उनके माध्यम से आज संवाद करने का मौका मिला। उन्नीस सौ सैतालीस में आजादी मिली। आजादी के तकरीबन 2 दशक पहले पंडित नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने यह तय किया कि आजादी हमको किस रूप में चाहिए। वहां तय हुआ लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणतांत्रिक। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक सोच है। अरुण नेहरू के किस्से का जिक्र जो मैं कर रहा था, उनके जाने के बाद हम लोगों ने पूछा, बाबू निश्चित रूप से इन्होंने कुछ बदतमीजी की होगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि राजीव जी के यहाँ आपकी उपेक्षा हो रही है? जानते हैं क्या कहा उन्होंने? कहा, चंद्रकांत तुमको एक किस्सा सुनाता हूं। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। नेहरू जी ने पटेल से कहा कि प्रधानमंत्री आपको होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के बहुमत के डार्लिंग आप हैं। तुम जानते हो पटेल साहब ने क्या कहा, सरदार साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं बाबू, उनको नहीं। बोले उन्होंने कहा कांग्रेस में बहुमत मेरे साथ हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के मासेस के डार्लिंग आप हैं, इसलिए कांग्रेस वही है जहां आप हैं। तो राजीव जी जहां है, कांग्रेस वही है। व्यक्तिगत मान और सम्मान को परे रखो। ये तो सत्ता का भोग करने वाले आते हैं, सत्ता के परम केंद्र को भ्रष्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, ताकि ये सत्ता का उपयोग कर सकें और जो मजबूत नींव है महल की उसको तोड़ के ये दूसरा महल निर्माण कर सकें ताकि उस महल का सुख ये ले सके। इन लोगों के नाते अगर सही कांग्रेसी, सच्चा कांग्रेसी चुप बैठ जाएगा तो कांग्रेस नष्ट हो जाएगी, और कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो देश गर्त में चला जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत मान सम्मान न देखते हुए ये देखना है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। ये एक महामना ही बोल सकता है, साधारण मानव ये नहीं बोल सकता है। ऐसी हजारों घटनाएं आज इतिहास हमने भी पढ़ा है आजादी के आंदोलन का, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का। कुछ बिंदुओं पे गांधी और अंबेडकर के मतभेद भी थे, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर से बढ़िया कानून मंत्री कोई इस देश का नहीं हो सकता, ये सुझाव महात्मा गांधी के थे। और महात्मा गांधी के आदर्शों को मूर्त रूप में हमने देखा है पंडित कमलापति जी त्रिपाठी के व्यक्तित्व में। क्यों नहीं गर्व करूं मैं अपने आप पे कि ऐसे महामानव के आशीर्वाद और स्नेह का भाजन रहा हूं। एक तरफ साम्यवाद की बात, एक तरफ पूंजीवादी लोकतंत्र की बात,
प्रोफेसर साहब आप बहुत बेहतर जानते हैं, एक तरफ समाजवादी भाव पर अडिग रहते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर देश के विकास की बात सोचना पंडित नेहरू जैसे महामानव की बात थी। आज वही चीज आप ही की लाइन है, परंपरा और आधुनिकता का समन्वय अगर कोई था तो पंडित कमलापति त्रिपाठी थे, जिनमें हमको गांधी भी दिखते थे, जिनमें हमको नेहरू भी दिखते थे, जिसमें दृढ़ता सरदार पटेल की भी दिखती थी। ये समाज टूटने की कगार पे है आज इन राजनेताओं के कारण। आप देखिए क्या हुआ, वही लोग जो सबसे नजदीक आए राजीव जी के, उन्होंने उनको धोखा दिया। मुझे एक घटना याद है, किसी उद्धरण में हम लोग बैठे थे, कोई चर्चा हो रही थी पंडित जी के पास ही। एक लाइन कही थी पंडित जी ने कि चंद्रकांत कभी भी नजदीक में छोटे इंसान को नहीं रखना चाहिए। बड़ा इंसान अगर तुम्हारा विरोधी भी है उसको नजदीक रखना चाहिए। बड़े इंसान में आंख की शर्म होती है, छोटा इंसान केवल लिप्सा में, लालच में, स्वार्थ में तुम्हारे पास आता है। वो कब तुमको धोखा देगा इसका अंदाजा नहीं है। और यही बात आपको बताऊं, पंडित जी नहीं रहे, नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कोर्ट की रूलिंग के कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा, तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। स्वर्गीय देवेंद्र जी द्विवेदी उनके बड़े नजदीकी लोगों में से थे। मैं बैठा हुआ था उनके पास एक दिन दिल्ली में, जब उन्होंने चर्चा में कहा कि श्री सीताराम केसरी तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, कद के हिसाब से तो उचित नहीं लग रहा है ये। आपके यहाँ प्रणब मुखर्जी जैसे लोग हैं, शरद पवार जैसे लोग हैं, लेकिन चलिए सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। देवेंद्र जी और सीताराम जी एक ही गाड़ी में, देवेंद्र जी जनरल सेक्रेटरी थे, या आईसीसी पहुंचे, एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, केसरी जी उसको संबोधित करने वाले थे। देवेंद्र जी भी उनके साथ प्रेस रूम की तरफ बढ़े तो तारिक अनवर जी ने उनको रोक लिया कि भाई साहब जरा एक मिनट बात करनी है आपसे। तब उनके कान खड़े हुए और उस प्रेस वार्ता में देवेंद्र जी को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीशिप से हटाया गया। शाम को बोले कि चंद्रकांत तुम ये बात किस आधार पे कह रहे थे? हमने कहा भैया एक बार हम लोग बाबू के यहाँ बैठे थे तो बाबू ने कहा था कि आदमी विरोधी भी हो तब भी अगर बड़े कद का होगा तो आंख की शर्म रखेगा। ऐसी हजारों चीजें आपको बताऊं, बड़े कम उम्र में राजनीति में हम लोग कूदे, अध्ययन का बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ हजार घंटे जो ऐसे महामना व्यक्तित्व के साथ बैठ के गुजारे उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज ये कोई सोच सकता है कि भगवान राम के प्रति आस्था किस साधु संत और किस महात्मा में पूज्य स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी से ज्यादा है? लेकिन उनका ये मानना था कि सही हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो भगवान के नाम पर विवाद खड़ा करे या किसी विवाद का भागीदार बने। अगर वो सही हिंदू है तो हर कण में भगवान है, ये मान्यता है हर हिंदू की। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर नाम बदल के कहीं पूजा हो रही है किसी की तो वहां भी भगवान को ही याद किया जा रहा है और भगवान एक ही है, चाहे जिस स्वरूप में याद करो।
तो आज इस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे महामना को याद करने का अवसर मिला, जो मेरे जैसे कई लाख उस समय के नौजवानों के प्रदर्शक रहे, कभी जिनके हृदय में नफरत नाम की चीज मैंने नहीं देखी। अनर्गल प्रलाप करने वाला भी बाबू के खिलाफ अगर एक बार आके पैर छूता था और क्षमा मांगता था, तुरंत ही क्षमा मिलती थी। ऐसा बड़ा बड़ा हृदय, ऐसा बड़ा व्यक्तित्व आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलेगा। सारी परंपराओं को मानते हुए जो आपने लिखा है कि परंपरा और आधुनिकता दोनों का इतना बड़ा समन्वय मैंने तो नहीं देखा है। ये जानकर ये लोगों को पता ही नहीं है कि रिहंद जैसी योजनाओं में पंडित जी की क्या भागीदारी थी। उसके अतिरिक्त हिंदू धर्म की सही व्याख्या कमलापति जी के अलावा मैंने किसी से नहीं सुनी। पंडित जी का कहना था कि नफरत का भाव भी अगर किसी के हृदय में आया तो हिंदू नहीं हो सकता, और जाति विग्रह का भाव अगर किसी के हृदय में आया तो अपने को ब्राह्मण कहने का अधिकारी नहीं है। वो ब्राह्मण कहने का अधिकारी वही है सनातन परिभाषा में, जो हर किसी का अपना है। अछूतो धार का महात्मा गांधी से बड़ा देव इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, और उनको 100% अपने हृदय में अंगीकार करने वाले महात्मा सदृश महापुरुष पंडित कमलापति जी को जितनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए, मैं समझता हूं कम। एक भाग्य की बात है प्रोफेसर साहब, केवल 2 मिनट और लूंगा। हाँ ठीक है। एक भाग्य की बात है। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन पुण्याई कहीं व्यर्थ नहीं होती। मैंने स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी को भी देखा है। आज के जमाने में तो कोई राजनेता उस मुकाबले नहीं देखा मैंने। आज के जो लोग हैं, उनके पुत्र पंडित राजेश पति त्रिपाठी को भी देखा है मैंने। कभी क्रोध देखा नहीं उनके चेहरे पे, और कांग्रेस के प्रति वही समर्पण जो पंडित जी का समर्पण था, वो भाव देख करके आनंद आता है कि चलिए परिवार में उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो और मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है। और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात इस पिछले चुनाव में मुझे देखने को मिली कि पंडित जी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी, इस चुनाव में मैंने देखा कि एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला पूरे उनके क्षेत्र में जो उनके खिलाफ बोला हो। वोट मिला नहीं मिला, क्या टेक्निकलिटी थी, क्या प्रचार था, क्या कारण थे, उसकी मीमांसाएं होती रहेंगी, हुई है, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि उस परिवार की जो कोपलें फूटी हैं उन पर गर्व होता है। और आज कांग्रेस में, आखिरी अपनी बात कर रहा हूं, आज कांग्रेस में अगर कहीं से कोई कमी मुझे नजर आती है तो वही नजर आती है जैसे राजीव जी को अरुण नेहरू जैसे लोगों ने घेर लिया था। आज नेतृत्व के इर्द गिर्द भी वही लोग हैं जो कांग्रेस को समझते नहीं, न त्याग है न समर्पण है, नहीं तो सामूहिक चिट्ठियां नहीं लिखी जाती। यही अपनी बात कहते हुए प्रोफेसर साहब, आज आपके माध्यम से इस संवाद का मौका मिला, मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपका और इस प्रतिष्ठान के लोगों का। मैं परम पूज्य पंडित कमलापति त्रिपाठी के चरणों में अपनी
श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद चंद्रकांत जी, बहुत मन से, और मन से क्यों कहें, बिल्कुल दिल से आप बोले, दिल के उद्गार थे आपके। और पंडित कमलापत त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व के जो उनका सर्जनात्मक पहलू था, पत्रकार का, साहित्यकार का, उसे भी आपने स्पर्श किया। और उनका राजनेता का जो व्यक्तित्व में जो अंतर्निहित आदर्श थे, उसे भी आपने स्पर्श किया। उनकी उन चिंताओं को भी आपने रेखांकित किया जो आज घनीभूत हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, कि पत्रकारिता पर अगर पूंजी का वर्चस्व हो जाएगा और निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र का संरक्षण नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल उचित कहा कि उनमें गांधी भी और नेहरू भी, दोनों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। और राजनीति में निर्भय प्रतिवाद की वो मिसाल थे, और दूसरी तरफ सैद्धांतिक निष्ठाओं को अविचल भाव से जीने की भी वो मिसाल थे। और इसी के साथ मैं आज के दोनों वक्ताओं को, प्रोफेसर राममोहन पाठक जी और श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस तृतीय सोपान में पंडित कमलापत त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला के अपने भावपूर्ण उद्गार, अपने सारगर्भित उद्गार व्यक्त करने के लिए, और अब कल इसी समय 7 बजे चौथा सोपान जो है उसमें हम सब मिलेंगे, और उनका जो एक गांधीवादी स्वरूप है उसमें कुछ गांधीवादी विद्वानों को हम कल सुनेंगे। इसी के साथ जय हिंद, और इस कार्यक्रम का आज यहीं पटाक्षेप।